दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा अगला टॉपिक है संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीसी होता जो समिति है उसका गठन किया था 2004, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशली सिविल सेवाओं के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। आप देख सकते हैं सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी, यहाँ पे छोटा समिति दिया गया है, ठीक है। पीसी होता समिति का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। इस समिति के अनुशंसा के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से 24 वर्ष होनी चाहिए, ये कहा गया था। इसके अन्य प्रमुख अनुशंसाओं में सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने हेतु सुझाव सम्मिलित किए गए थे। अगला है हमारा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो किसकी समीक्षा करती है? वो करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की जो है रिपोर्ट की प्रतिवेदन की परीक्षण करती है। आप देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति का जो गठन कब किया गया था? 1921 में। इसमें जो होता है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। और प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोक लेखा समिति जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से ही करता है और समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया। और कारण है इसका, कुछ राजनीतिक दलों ने संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों की सूची में से ही राज्यपाल का चयन करने की मांग की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कथन ए सही है परंतु कारण क्या है इसका? गलत है, ठीक है। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया था। सरकारी आयोग 1983 में बनाया गया था, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, लेकिन कारण इसका जो है वो गलत है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों की सूची में से ही राज्यपाल के चयन करने की मांग की है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे और इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शांति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सरकारिया आयोग का कार्य क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। और प्रश्नानुसार कथन सही है कि सरकारिया आयोग ने राज्य के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया, किंतु कारण क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो लोकसभा में जब भी अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब बिल लाया जाता है उसके लिए 50, ठीक है, 50 सदस्यों की जो सहमति होती है आवश्यक होती है, यानी ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आप देख सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो है प्राक्कलन समिति। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे एस्टीमेट कमेटी भी के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं सभी समितियों को हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले होती है लोक लेखा समिति। इसमें जो है 22 मेंबर होते हैं। जो 15 होते हैं वो लोकसभा यानी लोअर हाउस से, और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा यानी अपर हाउस से। और काम क्या है, विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करना पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य है। और अगली कमेटी हमारी प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 आपका लोअर हाउस यानी लोकसभा से संबंधित होते हैं, राज्यसभा से इसमें नहीं होते हैं। और ये सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देती है। और अगली है हमारी सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति में जो 22 मेंबर लोकसभा से और 15 मेंबर जो है 22 टोटल होते हैं। 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका जो कार्य है सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधित CAG रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, जो कैग होता है, कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? सरकारी उपक्रम समिति करती है। और अंतिम है याचिका समिति। दोनों सदनों में अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें जो है 15 जो है लोअर हाउस से होते हैं और 10 अपर हाउस से होते हैं, और संबंधित सदन के प्रत्येक याचिका की जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, सदन की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो संसद की स्थायी समिति की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, 2:2:1 के अनुपात में लिया जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है, जिसका प्रमुख कारण लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का अनुपात 2:1 में होता है। अगला है हमारा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए होता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। ठीक है, 30 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ लोअर हाउस से यानी लोकसभा से। और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, और समिति का कार्य जो है बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय के किफ़ायत के लिए सुझाव देना है। इसीलिए इसे सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अगला है हमारा प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति जो है संसद के लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता है, तो किस में संबद्ध नहीं किया जाता? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो एस्टीमेट कमेटी होती है यानी प्राक्कलन समिति होती है, उसमें 30 मेंबर केवल लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है एस्टीमेट कमेटी में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो राज्यसभा में वह कौन सी कमेटी है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है? वह है प्राक्कलन समिति, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? तो भारत की जो संसद की लोक लेखा समिति होती है, उसके अध्यक्ष को जो नाम लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्देशित करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा 1 वर्ष के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो लोक लेखा समिति की जो बैठकें होती हैं उसमें उपस्थित कौन रहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। वह लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक पुरानी समिति है। इसमें 15 जो है मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर जो है राज्यसभा के होते हैं और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है, परंतु उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह समिति विभिन्न मंत्रालयों के व्यय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करती है। इस समिति की बैठकों में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भाग लेता है और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को सौंपती है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 + 7, 15 लोअर हाउस के, 7 अपर हाउस के और कुल मिलाकर 22 मेंबर इसमें होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक जो लेखा समिति है वो अपनी आख्या किसे प्रस्तुत करती है? यहाँ पे ऑप्शन राइट नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लोक लेखा समिति जो है अपनी आख्या यानी अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, यानी स्पीकर को सौंपता है। अध्यक्ष उसे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है और तो उपयुक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प क्या है? सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान आकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने जो है स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, ध्यान आकर्षण के लिए जो कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को क्या किया है? सीमित किया है। किसी सार्वजनिक तथा तात्कालिक महत्व के विषय या घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करने तथा उस पर विचार करने हेतु विधायिका के सदन में चल रही कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव अर्थात सदन की दैनिक कार्यवाही को स्थगित कर सार्वजनिक राष्ट्रीय महत्व के गंभीर व अत्यावश्यक विषय पर तुरंत चर्चा की अनुमति स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद जो प्रस्ताव रखती है उसे विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप इसे देख सकते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है तथा दिए गए विकल्प में तीनों प्रस्ताव नहीं रख सकती है, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में रखे गए उस प्रस्ताव को कहते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद के खिलाफ सदन के अविश्वास की बात शामिल होती है, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की अनुमति उसी समय दी जाती है जब कम से कम 50 सदस्य उसके पक्ष में होते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सरकार को क्या करना पड़ता है? रिजाइन देना पड़ता है, सरकार कोलैप्स हो जाती है। और निंदा प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, वो भी उसकी नीतियों के विरोध में। आप इसे देख सकते हैं, यह प्रस्ताव कतिपय नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन के लिए पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी अन्य मंत्री के विरुद्ध या फिर कुछ मंत्रियों के विरुद्ध
कोई ऐसा कार्य न करने के लिए या उनकी किसी नीति के विरोध स्वरूप पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? तो संघीय बजट में जो शामिल है वो है कटौती प्रस्ताव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का तात्पर्य है सरकार के प्रति अविश्वास। अतः लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है नीतिगत कटौती, दूसरा है अर्थगत कटौती और तीसरा है प्रतीक कटौती। और ये कटौती अगर पास हो जाती है तो सरकार को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी विशेष घटना या देश में विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाने पर संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव लाते हैं जिसमें सदन की वर्तमान कार्यवाही को रोककर इस विशेष घटना या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। इसे ही कार्य स्थगन प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। और अगला है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, जब इमरजेंसी में देश हित का कोई मुद्दा होता है तब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है हमारा मंत्रिपरिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्ताव में क्या सही है? तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोकसभा का क्या होता है? विश्वास प्राप्त होता है। और जिस दिन अविश्वास यानी विश्वास प्राप्त नहीं होता है उसी दिन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। और लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करते ही सरकार संवैधानिक रूप से पद त्याग करने के लिए बाध्य हो जाती है। चाहे प्रधानमंत्री सभा के विघटन की सिफारिश करे या न करे, इस विश्वास का पता लगाने के लिए इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करने का उपबंध है जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में वे कारण बताने आवश्यक नहीं हैं जिन पर वह आधारित है, यानी अविश्वास प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है। नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं है। अध्यक्ष को यह फैसला करने का अधिकार है कि कोई प्रस्ताव नियमानुकूल है या नहीं। जब सदन की अनुमति मांगने के लिए सदस्य का नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाता है तब वह सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना वापस भी ले सकता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जाता है? तो कोई भी विधेयक जो है प्रवर समिति को द्वितीय वाचन के बाद भेजा जाता है। ठीक है, द्वितीय वाचन के बाद, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय वाचन के प्रारंभ में विधेयक के अंतर्निहित सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाता है जांच के लिए। पहले में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे में विचार विमर्श होता है। उसके बाद अगर विचार विमर्श में कुछ कमियां रहती हैं तो उसकी जांच के लिए उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। अगला है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? तो यदि रेल दुर्घटना हो गई हो, ठीक है, ये उपयुक्त नहीं है। यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो स्थगन प्रस्ताव भाई लाया जा सकता है, बिल्कुल लोगों के हित से जुड़ी हुई है। यदि कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो तो ये भी एक सामाजिक मामला है, तो इसमें भी स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या कर ली हो तब भी स्थगन प्रस्ताव जनहित से जुड़ी समस्या के लिए लाया जा सकता है। यदि रेल दुर्घटना हो गई हो, ठीक है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है। सामान्यतया सदन जो है संसद कार्यसूची में दर्ज मदों के अनुसार ही काम
करता है। और कार्यसूची में सम्मिलित न किया गया कोई कार्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं करता है। और स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है जिसे गृहीत कर लिए जाने पर अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देना होता है। और स्थगन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं, जैसे मामला निश्चित स्वरूप का हो, उसका आधार तथ्य पर आधारित हो, और मामला जो है अविलंबनीय ना हो, और वह लोक महत्व का हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य होता है। तो संसद के जो स्थगन प्रस्ताव का जो लक्ष्य होता है वह सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना होता है। ठीक है, सरकार के किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना ही स्थगन प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है पूछ रहा है। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई भी अल्प समिति का गठन नहीं किया गया है। बाकी सार्वजनिक उद्यमों के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में की गई है, और आकलनों के बारे में भी की गई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति गठित नहीं की गई है। संविधान सार्वजनिक उद्यमों के बारे में संसदीय समिति 22 सदस्य, और आकलन समिति 30 सदस्य, और सरकारी आश्वासन समिति 15 सदस्य का प्रावधान करता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, यानी जो वित्त से संबंधित हैं, जो धन से संबंधित हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का संबंध किससे है? वित्तीय समितियों से है। सार्वजनिक लेखा समिति की बात करें या प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को नाम से ही आप एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, इसका धन से हो जाएगा। और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियों का संबंध वित्त से है। आप देख सकते हैं सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति व सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी भारतीय संसद की वित्तीय व स्थायी समितियां हैं, यानी फाइनेंशियली और परमानेंट कमेटी हैं। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी सूची का संबंध किससे है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का संबंध वित्तीय समिति से हो जाएगा, इस पहले का तीसरा। दूसरा है याचिका समिति, याचिका समिति का संबंध कार्यकारी समिति से हो जाएगा। तीसरा है स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति। तो स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध जो है तदर्थ समिति से हो जाएगा, तदर्थ को बोलते हैं एडॉक कमेटी। और विभागीय समितियों का संबंध है स्टैंडिंग कमेटी, यानी स्टैंडिंग समिति, दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का संबंध तदर्थ समिति से हो जाएगा, और विभागीय समितियों का संबंध स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है और लोकसभा में विधि समिति के सदस्यों में सम्मिलित है। तो इसमें कौन सम्मिलित होता है? एक अध्यक्ष सहित जो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है प्लस 15 सदस्य को शामिल किया जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रत्येक सदन में एक नियम या विधि समिति होती है, नियम समिति या विधि समिति होती है। लोकसभा में नियम समिति के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित होता है। जो समिति का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। और राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति सहित कुल 16 यानी 16 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा का सभापति इस समिति का पदेन सभापति होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां केवल राज्यसभा की ही हैं? तो जो राज्यसभा की समितियां हैं उसका राइट आंसर है अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति और सरकारी आश्वासन समिति। ये दोनों समितियों का संबंध राज्यसभा से हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर बी। आप देख सकते हैं राज्यसभा की अपनी पृथक समितियों में सरकारी आश्वासन समिति और अधीनस्थ विधान समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, नियम समिति, आवास समिति तथा साधारण प्रयोजन समिति शामिल है, जिसमें से सरकारी आश्वासन समिति नियम समिति की सिफारिश पर
1 जुलाई 1972 को गठित की गई थी। इस समिति में 10 मेंबर होते हैं जो सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं। यह समिति मंत्रियों द्वारा समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं आदि की जांच करती है। और अधीनस्थ विधान समिति विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं, उस पर विचार करती है। और इसका गठन 1953 में किया गया था। इस समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते तथा सभी सदस्य उप सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं। अगला है, निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष सामान्यतया विपक्षी दल से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के दल का होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। यह समिति प्राक्कलन समिति की जू के रूप में जानी जाती है। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। और वर्तमान की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी अब नहीं है, पहले अधीर रंजन चौधरी थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। यानी जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है और सत्र नहीं चल रहा होता है तब लेखानुदान बिल लाया जाता है, जिसके माध्यम से उस टाइम पीरियड में खर्चा चलाने के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे ही लेखानुदान कहते हैं। आप देख सकते हैं लेखानुदान संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। आर्टिकल 116 क के अंतर्गत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? वो कौन सा प्रस्ताव है जिसका संबंध जो है संघीय बजट से है? वो है कटौती प्रस्ताव, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है किससे है? संघीय बजट से है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। और संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। संविधान में आर्टिकल 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। ठीक है, फाइनेंशियल जो होता है, ठीक है, वार्षिक, उसी की बात करता है, ना कि बजट की। इसीलिए संसद में बजट पेश करने के बाद उस पर सामान्य चर्चा होती है। तत्पश्चात लोकसभा विभागानुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है। लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यदि कोई सदस्य चाहता है कि बजट में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती की जाए, तो वह सदस्य एक नोटिस देकर इस संबंध में प्रस्ताव पेश कर सकता है कि इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। और यह 3 प्रकार से किया जाता है, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और तीसरा है सांकेतिक कटौती। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिकता कोष निर्मित करने का प्रावधान है? तो आकस्मिकता कोष जो होता है ये आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एकमात्र अधिकार जो होता है राष्ट्रपति का होता है। आप देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 के अनुसार संसद को आकस्मिक निधि की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। और यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है, यानी जितना पैसा निकाला जाता है उसके बाद उसमें जमा भी किया जाता है उतना ही पैसा। और यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है।
ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का एकमात्र अधिकार होता है तथा देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के तहत भारत के संचय निधि की स्थापना की जाती है। अगला है, शिवरामन समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की जाती है? तो शिवरामन समिति का जो संबंध है वह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड जो है ग्रामीणों को उनके विकास और आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जैसे कृषि से संबंधित लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इन सभी से संबंधित जो है ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका संबंध जो है निर्वाचन सुधार से है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में सुधार लाने से है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिनेश गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990 में किया गया था और इस समिति की चुनावी सुधारों से संबंधित सिफारिशें क्या थी? अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान कराना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना और इसके अतिरिक्त भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियों का गठन करना, ये दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था। और चुनाव सुधारों से संबंधित कुछ और कमेटियां हैं, जैसे तारकुंडे समिति 1974, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, के संतानम समिति 1964। के संतानम समिति का संबंध जो है करप्शन से है, यानी भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे पुरानी और जो महत्वपूर्ण कमेटी है वो है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। आप देख सकते हैं संसद के कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्यतः दो कार्य होते हैं, पहला कानून बनाना, दूसरा सरकार के कार्यों का निरीक्षण करना। और मुख्य संसदीय समितियां भी दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति और स्टैंडिंग कमेटी और प्राक्कलन कमेटी और सरकारी उपक्रम समिति, ये कमेटियों के बारे में हम बात कर चुके हैं और आप आगे और रीड करना चाहते हैं तो इनसे रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? तो लोक लेखा समिति के बारे में कौन से कथन सही हैं ये पूछ रहा है, तो इसमें चारों राइट हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी राइट हैं। आप देख सकते हैं यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर गठित होती है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। इसका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से होता है, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। अगला है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और इसमें मंत्री जो है निर्वाचित नहीं होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। वो निर्वाचित जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में होते हैं, इसमें उन्हें निर्वाचित नहीं किया जाता है, इसमें उन्हें कमेटी के माध्यम से चयन किया जाता है। अगला है हमारा, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, संसद की लोक लेखा समिति भारत के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 22, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से हैं। अगला है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति की बात करेंगे तो प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर, और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई संबंध नहीं होता है, एकमात्र अधिकार लोकसभा का होता है। आप देख सकते हैं प्राक्कलन समिति का उद्भव 1921 में स्थायी वित्तीय समिति के गठन के रूप में देखा जा सकता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में ऐसी पहली समिति गठित की गई थी। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 30 कर दी गई थी।
और इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। समिति के सदस्य प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और विभिन्न संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित हम अगली क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।